दो खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं। रत्नाकर सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, पहला सवाल आपसे ही, खास करके जो श्रीनगर में कम वोटिंग है वो चिंताएं किसकी बढ़ा रही है? देखिए, निश्चित रूप से कम होना एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जम्मू में और अन्य जगहों पे वोट प्रतिशत काफी अच्छा जो हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है डे एंड तक कुछ और जो है परसेंटेज इसमें, और जो 22% आप दिखा रहे हैं वो और इसमें अच्छा इजाफा हो जाए। लेकिन यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जहां पे देखिए लोगों को लोकतंत्र में जहां पे विश्वास हो चुका है, जहां पे लोग जमहूरियत को तवज्जो देते हैं, वहां पे वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और श्रीनगर या वैल्यू के जो इलाकेज है जहां पे कम वोटिंग हो रही है, वहां पे भी पूर्ववत की स्थिति, अगर आप इसको कह सकते हैं कि पूर्ववत की स्थिति बनी हुई है। वहां पे अभी भी लोग जो है वो लोकतांत्रिक तरीकों में पूर्णतः विश्वास नहीं जता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनकी विचारधारा को, जो अलगाववादी विचारधारा को मानते हैं, उनकी विचारधारा पे ही अभी चल रहे हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास कर रहा है वो आगे बढ़कर वोटिंग कर रहा है। निश्चित रूप से इस बार कम हुआ है, अगली बार वो लोग भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करेंगे और आगे बढ़कर के चढ़ करके वोट करेंगे। राहुल लाल जी, क्या ये कहना होगा कि बीजेपी आश्वस्त इस वजह से क्योंकि घाटी में बीजेपी के उतने स्टेक्स नहीं है जितने स्टेक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं या पीडीपी के हैं? प्रथम दृष्टया आयुष जी सही कह रहे हैं कि घाटी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, और उन्होंने वो सीट 47 में से केवल जो है कि वो 19 उम्मीदवार ही उतार भी पाए हैं। वो बाकी 28 सीटों पर उनके उम्मीदवार भी नहीं है, इसलिए उनका फुल फोकस जो है वो जम्मू क्षेत्र है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जम्मू क्षेत्र में ही लगाई है। लेकिन हाँ, ये जो चीज है कि जो मतदान प्रतिशत है वो खुशी प्रदान करने वाला है, लेकिन श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वहां पे मतदान प्रतिशत क्यों इतना ज्यादा? सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आ रहे हैं तो पूरे राज्य के आंकड़े और वहां के आंकड़े में मेल नहीं हो रहा है। हालांकि जो आतंकवाद प्रभावित जो घाटी के अन्य क्षेत्र थे, उन जगहों पर हम लोगों ने प्रथम चरण में भी देखा कि मतदान प्रतिशत 80%, 85% ऐसे भी क्रॉस हुए, और आज भी उसी दिशा में कई जगहों पर जो है कि मतदान प्रतिशत जा रहा है। अगर 3 बजे का जो आपने मतदान प्रतिशत अभी दिखाया है वो एवरेज अगर कम दिख रहा है वो, तो केवल और केवल तो एवरेज वो मतदान प्रतिशत आपका 53-54% ही दिखता है, वो 46 नहीं दिखता हम लोगों को। केवल वो श्रीनगर में कम है, इसलिए वो मतदान प्रतिशत जो है कम हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में जनता जिस तरह से डंके के चोट पे मतदान कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण तक ये जो नजारा हम लोगों को देखने के लिए मिला, इसने हम सबों को प्रसन्न कर दिया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जम्मू कश्मीर की जनता एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका में आ गई है। जब ख्याल है कि आयुष जी, हम लोग लोकसभा चुनाव में जब बिहार को लेकर या उत्तर प्रदेश में देखते थे तो अभी सोचे कितना कम मतदान प्रतिशत होता था, लेकिन यहाँ देखिए सुबह 9 बजे से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़ी खुशियां उत्पन्न करने वाले आंकड़े हैं अभी। ठीक है रत्नाकर जी, सवाल वही है, क्या बीजेपी इस वजह से चिंता नहीं कर रही है? घाटी में बीजेपी के स्टेक्स कम हैं, उम्मीदवार भी कम उतारे हैं, और पारंपरिक तौर पर घाटी में बीजेपी का वजूद रहा भी नहीं है। हालांकि इस बार आप लोगों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मौका दिया, कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों को आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के स्टेक्स घाटी में नहीं है। क्या ये संदेश जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने जब धारा 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो सदन में अपनी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराएंगे और वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रक्रिया को जो बहाल करने का काम करेंगे। वो देख रहे हैं हमने किया है। हमारी प्रथम जो प्राथमिकता है वो ये है कि लोकतंत्र को जम्मू और कश्मीर में किस तरह से मजबूत, वो एक सरकार के तौर पर प्राथमिकता हो सकती है, एक पार्टी के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते आप जीतना भी चाहेंगे और हर राजनीतिक दल चाहता है। उस लिहाज से क्या है घाटी में आपके लिए? बिल्कुल उसके प्रति हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुमत का आंकड़ा, हम जितनी भी सीटों पे लड़ रहे हैं उसमें हम आश्वस्त हैं कि हम बहुमत का आंकड़ा जरूर छू लेंगे, और जम्मू कश्मीर में हम एक बार जो है पूरा अपनी इंडिपेंडेंट जो है सरकार बनाएंगे। उसमें किसी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना विश्वास है। क्योंकि हमने पिछले 4.5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में अनवरत विकास के काम किए हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आज जीडीपी जो है वो दोगुनी हो गई है और वो 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। हमने जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे, जो वो आज हमने 12 मेडिकल कॉलेज कर दिए। 500 मेडिकल की सीटें हुआ करती थी, आज वो 1300 हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में हमने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन की भी कोर्सेज जो है चालू कर दिए हैं। 45,000 नर्सिंग कॉलेजेस शुरू किए हैं, 50,000 कॉलेजेस शुरू किए हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में बयां करती हैं
कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता जो वहां की विकास की गाथा को देख रही है और वह अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही वो सबसे प्रथम पार्टी होगी जो विकास के रास्ते चल के और सबका साथ और सबका विकास का नारा जो देती है उसको चरितार्थ करने का काम जो है वो कर रही है और आगे भी करेगी। जी, क्या घाटी बाकी रीजनल प्लेयर्स की चिंता भी राहुल लाल जी बढ़ा रही है? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव का जो रिफ्लेक्शन देखा था, उमर अब्दुल्ला का 2 लाख वोट से हार जाना, जेल में बंद इंजीनियर राशिद का चुनाव जीतना, इसके अलावा हम विधानसभा चुनाव में भी उस डर को क्या महसूस कर पा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ा, एक और सीट वहां से भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, ये क्या दर्शाता? वो भी नॉमिनेशन खत्म होने वाला था, समझिए महज कुछ घंटे का वक्त बाकी था, फाइनल मोमेंट पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था दूसरी सीट से। आयुष जी, देखिए आपके उत्तर तक मैं आऊंगा ही, क्योंकि गंभीर सवाल है, लेकिन संक्षेप में रत्नाकर जी ने कई बड़ी टिप्पणियां की, थोड़ा संक्षेप में उसका भी उत्तर दे दूं। बोलिए बोलिए। देखिए रत्नाकर जी पूरा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी। ये बात भी सही है कि 10 वर्षों तक वहां पे राज्य सरकार में भी सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती के साथ हो, चाहे उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनना, और 10 साल और 100 दिन तो केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी देखिए 46 सीटें हैं जम्मू क्षेत्र में, तो जम्मू के क्या 46 में से 46 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? अगर घाटी में उन्होंने 19 जगह उम्मीदवार उतारा और उसमें बहुत सारे जगहों पे इनके जमानत जब्त होने की स्थितियां के रिपोर्ट्स भी अभी से वो हम लोगों के सामने में दिख रहे हैं। तो जबकि गृह मंत्री जी ने कहा था, आयुष जी पहले ही खुल के कहा था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि हम घाटी के 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन नहीं उतार पाए। तो इसका मतलब है जो तमाम दावे वादे हैं वो दावे पे वो खरी नहीं उतर पाई है। और जो अब आपका सवाल है कि क्या घाटी में क्षेत्रीय दलों को एक डर है, देखिए जो लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम आए और उस परिणाम में महबूबा मुफ्ती को भी हारना पड़ा है, अब्दुल्ला को भी हार का सामना करना पड़ा है, तो वो एक स्वाभाविक स्थिति है कि वैसे स्थिति में कहीं उस प्रकार की स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो। देखिए ये तो देखिए जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक स्पष्ट तौर पर स्थितियां दिख रही हैं। बोलिए कि पीडीपी ने अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाई तो उसके प्रति एक बड़ी नाराजगी की स्थिति थी वहां पे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीयों से सहयोग की जरूर अपेक्षा है। आयुष जी, अगर पीडीपी के लिए नाराजगी थी तो अब्दुल्ला साहब 2 लाख वोट से हार गए, उसके पीछे क्या कारण था? देखिए इंजीनियर राशिद 5 वर्षों से जेल में बंद थे, उनके प्रति एक सहानुभूति का फैक्टर था। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं हम साहब, सुनिए, उनके दादाजी शेर कश्मीर कहे जाते हैं। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे। उमर अब्दुल्ला हालांकि पहला विधानसभा चुनाव अपना हार गए थे उसी पारंपरिक सीट से, लेकिन इसके बावजूद उनका कद बहुत बड़ा है राहुल लाल जी, और उनका हारना नॉर्मल बात नहीं हो सकती है कि सिर्फ इंजीनियर राशिद जेल में थे इसलिए उमर अब्दुल्ला हार गए। नहीं देखिए आयुष जी, बात आपकी मैं सहमत हूं कि वो हार का सामना किया, और मैंने माना भी है कि उस कारण से पार्टियों को रणनीति अलग ढंग से बनानी पड़ी। मेरा सवाल इसमें स्पेसिफिक ये था कि अगर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बीजेपी से गठबंधन की नाराजगी थी तो उमर अब्दुल्ला के हार जाने के पीछे क्या कारण था? क्या वहां नाराजगी नहीं थी, कोई और कारण नहीं था? नहीं, कई और कारण रहे होंगे, लेकिन देखिए अगर हम लोग पूरे परिणाम को देखते हैं तो 2 लोकसभा सीट जम्मू से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 लोकसभा सीट जीतने में सफल हो जाती है। बेशक, जबकि आप पीडीपी खाता नहीं खोल पाती है, तो एक तरह से देखिए पीडीपी को नुकसान हुआ है बीजेपी के साथ जाने के लिए, और अभी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है। नहीं, लेकिन मेरे सवाल के पीछे कारण यह कि ऐसा तो है नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ कभी अलाई पार्टनर नहीं रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुका है, तो ये जीत हार वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है एक पर्टिकुलर इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ रही है। नहीं, बिल्कुल रही है। देखिए अगर आज तो भारतीय जनता पार्टी हमला करती है कि वहां पे 3 घरानों ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी दलों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, और पीडीपी के साथ तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ही चलाई वहां पे। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप अगर सरकार बना लीजिए तब तो आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस के लिए सवाल नहीं राहुल लाल जी? महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस दौर में पूरी हिंसा हुई उस दौर में भी वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे। दूसरा पहलू है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी अब कांग्रेस भले साथ में है, लेकिन सोचिए शेख अब्दुल्ला 2 बार गिरफ्तार हुई, दोनों बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एक बार नेहरू जी ने गिरफ्तार कराया उनको, और एक बार जब वो हज करके आए थे 65-66 में तब इंदिरा जी ने उनको गिरफ्तार किया था, और फिर उन्हीं की सरकारों ने समझौते भी किए शेख अब्दुल्ला से, और आरोपों पर क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई,
वो अलग सवाल है। तो राजनीति में अपनी सहूलियत तो सब खोजते ही हैं। आयुष जी, हाँ। ना बिल्कुल वो सारी चीजें खोजता है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि अभी जो 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो किन तथ्यों से प्रभावित है। क्योंकि आज जो चुनाव हो रहा है उस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इतिहास की सारी चीजें जो आपने कही वो बिल्कुल 100% सत्य है, उससे कोई असहमति, वो तथ्यात्मक सच्चाई है आयुष जी, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन आज वास्तविक स्थिति यह है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वो यात्रा चली, राहुल गांधी ने यह भी चीज बोला कि वो कश्मीर से काफी कनेक्टेड महसूस करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति वैसा आक्रोश नहीं है जैसा पीडीपी के प्रति। ठीक, मैं इसी पॉइंट पर रत्नाकर जी से जवाब ले लेता हूं। रत्नाकर जी, ये देखिए, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है कि पीडीपी आपके साथ गई, इस वजह से उसका हश्र ये हुआ कि वो नंबर 3 की पार्टी बनने के लिए भी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है। क्या ये नुकसान हुआ है पीडीपी को आपकी वजह से? और दूसरा, बिना घाटी में सीटें जीते, बिना घाटी में अपना वजूद और मजबूत किए बिना सरकार कैसे बनाएगी बीजेपी? क्योंकि न तो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया, न तो विधानसभा चुनाव में एक भी सीट 2014 में आई थी, और ना ही कोई परंपरा ऐसी रही है कि घाटी में बीजेपी की मजबूत स्थिति किसी भी दशक में रही हो। देखिए, इस बार का चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो राष्ट्रवादी बनाम अलगाववादी चुनाव है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो हम राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव कर लड़ रहे हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है। देखिए, वो राहुल लाल जी ने बोला, फिर से मैं दोहराऊंगा तो फिर अलग बात हो जाएगी कि आप पीडीपी के साथ भी रहे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे, और ये तीनों चारों दल एक दूसरे के साथ पहुंच ही चुके हैं पॉलिटिक्स में। लगाना कि हमारे गठबंधन की वजह से और पीडीपी हार गई, तो ये इनका आकलन हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इनका आकलन ये भी हो सकता है कि हमने जो विकास के कार्य किए हैं अभी 4.5 साल के दौरान, जनता हमारे विकास को कार्य तो सारी सीटें क्यों नहीं लड़े? अगर आपने घाटी में इतना ही विकास की गंगा बहा दी है तो घाटी में सारी सीटों पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? रत्नाकर जी, देखिए, वो क्या है, एक रणनीति होती है, हर पार्टियों की एक रणनीति होती है। अगर आपको सरकार बनाना है तो कहीं पे आपको अपने कैंडिडेट नहीं भी लड़ाना होता है, तो वो हमारे एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आप यहां पे बैठकर इत्मीनान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सरकार जरूर बना लेगी। क्यों बना लेगी उसका कारण भी मैं बता रहा था, अभी आपने प्रश्न दूसरी तरफ घुमा दिया। उसका कारण यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता ये नहीं चाहती है कि फिर से वहां पे जैसे 370 के पहले। मुझे एक बात समझाइए, अपनी बात पूरी करिए, मुझे एक बात समझाइए। ठीक है, नहीं रत्नाकर जी, मुझे एक बात समझाइए। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम इसलिए सरकार बनाएंगे क्योंकि हमने वहां विकास किया है। अब ये वोटर को कैसे पता चलेगा भैया कि ये बीजेपी का कैंडिडेट तो है नहीं, ये निर्दलीय है या किसी फला पार्टी से है? अब उसे कैसे पता चलेगा कि बीजेपी ने विकास किया है लेकिन वोट हमको इनको देना है, फलाने को? नहीं, जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं वहां पे वो वोट करेंगे, और जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं वो अगर हम जीतते हैं तो हम निश्चित रूप से सरकार बनाने की। जहां कैंडिडेट वहां नहीं उतारा है, जहां विकास नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। हमने एक रणनीति के हिस्सा के तहत हमने कुछ सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी जो है लड़ाई छोड़ भी देनी होती है जीतने के लिए, और ये हमने वही किया है। आप देखिएगा जिस तरह से परिणाम आएंगे, आप देखिएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। और मैं जो कहना चाहता हूं उसको बात को पूरी कर लेने दीजिए, वो तो ये तो ठीक है, सारी चीजें हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, आज जो है पहले क्या होता था कि जो पीडीपी और एनसी की सरकारें हुआ करती थी तो ये पारिवारिक पार्टियां होती थी, जम्मू कश्मीर को एक जागीर के रूप में चलाया करती थी, नौजवानों को जो है रोजगार से तो ये आप लोगों को ज्ञान अभी क्यों हुआ है? नहीं रत्नाकर जी, ज्ञान इतना बाद में क्यों मिला आप लोगों को? मेरी बात सुनिए, पूरी कर लूंगा। आप पीडीपी के साथ भी अलायंस में रहे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी अलायंस में रहे, अब आप दोनों को गाली दे रहे हैं। हमने कॉमन मिनिमम के तहत, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने अलायंस किया था, और हमारा एक ही एजेंडा था तभी भी, विकास का, और आज भी वही एजेंडा है विकास का। और जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि जो 10-10 घंटे में वो सफल प्रोग्राम के 2 घंटे में सफल किया। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है वहां पे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, लोगों को 40,000 लोगों को 4.5 साल में हमने रोजगार दिया है। ठीक है राहुल लाल जी, बहुत छोटा सा आखिरी सवाल अभी। राहुल लाल जी, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी अगर वहां यात्रा लेकर पहुंच गए, ठीक है रत्नाकर जी, राहुल लाल जी, अगर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक लेकर अगर पहुंचे तो वो भी इसी सरकार में तो मुमकिन हुआ है। ना बिल्कुल सही है, वो इसी सरकार में हुआ, लेकिन इसी सरकार में अभी जब 100 दिन पूरे हुए हैं तो वहां पे आतंकवाद की 28 घटनाएं घटी हैं और हमारे सुरक्षा बलों के 21 जवान शहीद हुए हैं। और ये भी एक दूसरा पहलू है कि देखिए
जम्मू कश्मीर एक अलग अलग, एक ही साथ कई चीजें आपको अलग अलग डायमेंशन में दिखेंगी वहां पे। देखिए मूल सवाल में एक ही चीज कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अभी झारखंड जाते हैं तो वहां पे वो लोग कहते हैं कि भाई 3 दुश्मन है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको दुश्मन घोषित कर देते हैं। जम्मू कश्मीर जा रहे हैं 3 दुश्मन घोषित कर दे रहे हैं। तो ये इतनी सरलीकृत स्थिति नहीं है। मैं मानता हूं तो जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी एकदम रोचक चुनाव है।